हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी और अपना रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम अपनी रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 13 करने आए हैं। पार्ट 13 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और 12 तक के पार्ट हम लोग चैनल पे पूरी तरीके से कर चुके हैं। दोस्तों अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो रिवीजन सीरीज़ है हम लोग ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए चला रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप HESC या MPPSC या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है तो ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की वन लाइनर अपनी रिवीजन क्लास। तो सबसे पहला वन लाइनर है, एक व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति है। ये किसने कहा है? ये कहा है KC वीर ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला है 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा में कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें कितने अनुच्छेद दोस्तों? 30 अनुच्छेद हैं। ठीक है, प्रस्तावना और 30 अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला वन लाइनर, बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब लाया गया था? तो ये आया था 1976 में। UNO के चार्टर में कितनी धाराएं हैं दोस्तों? तो इसमें 111 अनुच्छेद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, कुल 50 देशों ने इसके चार्टर पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। और इंडिया भी क्या था? उसका फाउंडिंग मेंबर था। इंडिया भी इसमें शामिल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। UNO से ही पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता को कब बढ़ाया गया है? तो 1966 में इसे बढ़ाया गया है। पहले सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते थे? तो पहले सदस्य थे 5 स्थायी सदस्य प्लस 6 सदस्य कैसे होते थे? अस्थायी होते थे। ठीक है, 1965 में बढ़ाकर क्या कर दिया गया? इन स्थायी सदस्यों की संख्या तो यथावत है, 5 ही है, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर वर्तमान में 10 कर दी गई है। तो अब सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? इसमें सदस्य होते हैं टोटल 15 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद UNO का क्या है? एक अंग है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुल कितने अंग हैं दोस्तों? तो इसमें कुल 6 अंग हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दिया आपको ताकि आपका रिवीजन और हो जाए। चलिए गुजराल सिद्धांत या गुजराल डॉक्ट्रिन कब आया था दोस्तों? तो ये आया था 1996 में। ठीक है, 1996 में आया था। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि जब गुजराल डॉक्ट्रिन गुजराल जी ने दिया था तो वो किस पद पे थे? तो ये उस समय विदेश मंत्री थे। ठीक है, क्योंकि बाद में ये उसके बाद प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो एज ए प्रधानमंत्री इन्होंने ये गुजराल डॉक्ट्रिन नहीं दिया था, बल्कि एज ए विदेश मंत्री दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों का विचार किया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है पॉल जेनेट का। अगला देखते हैं, कानून बाह्य कार्यों के सामान्य नियम है जिनको प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। तो ये कथन है हॉलैंड का। आगे देखते हैं, लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है। ये किसने कहा है? ये मैकफर्सन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अगला देखते हैं, संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए। ये किसने कहा है? तो ये कहा है क्रैब ने। अगला है, नागरिक शास्त्र सिविक सिविटास किस शब्द से किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला है, स्वतंत्रता समानता विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। ठीक है, विरोधी नहीं बल्कि पूरक माना है, किसने माना है? तो ये माना है लास्की ने। ठीक है, अच्छा, और विरोधी किसने माना है? विरोधी किसने माना है? तो टॉकविले ने। टॉकविले ने इसको विरोधी माना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आणविक उत्तरदायित्व विधेयक ये कब आया है? तो ये आया है 2010 में। ठीक है, 25 अगस्त 2010 को लोकसभा में और 30 अगस्त 2010 को राज्यसभा में ये पारित हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश, ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 127 में। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है वो किस
आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है संविधान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है अमर्त्य सेन की, 2009 में पब्लिश हुई है और ने 1998 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। भारत के अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं, किसने कहा है, तो ये लिंडसे ने कहा है। अगला है वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, ये किसका कथन है, तो ये हॉब्स का कथन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है, तो इसे नियंत्रण के अभाव के रूप में माना है। लास्की दोस्तों ऐसे विचारक हैं जिन्होंने पहले नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया, उसके बाद ही सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने लगते हैं। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी फेमस किताब है, याद रखेंगे ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी उम्मीदवार की मांग पर लोकसभा के चुनाव में कौन दोबारा वोटों की गिनती का आदेश दे सकता है, तो ये कर सकता है उस चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। और साथ ही साथ ये चुनाव रद्द भी कर सकता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चुनाव रद्द कौन कर सकता है, तो उस चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर रद्द भी कर सकता है और दोबारा वोटों की गिनती का आदेश भी दे सकता है। अगला देखते हैं, नीचे से योजना बनाना किसका हिस्सा है, तो ये तृणमूल लोकतंत्र का हिस्सा है। अगली परिभाषा देखते हैं। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च कोटि के नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है, किसने कहा है, तो ये बिनिंग की परिभाषा है। अगला देखते हैं, आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है, ठीक है। किसकी कथन है, तो ये ब्लंट शैली का कथन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रतिपादक कौन है, सिडनी वर्बा, कोल और वेलेस, ठीक है। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, किसका कथन है, तो ये डायसी का कथन है। राष्ट्रीय ध्वज स्वीकारा गया था, राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकारा गया, तो 22 जुलाई 1947 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की डेट्स ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कई बार एग्जाम में ही पूछी जाती हैं और हमें याद भी नहीं रहती हैं, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि भारतीय ध्वज जो है वो कब स्वीकारा गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। सुप्रीम कोर्ट के पहले CJI यानी कि पहले जज कौन थे, तो कौन थे, HJ कानिया, H मतलब हीरालाल कानिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, UNO का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, लंदन में, किसका, महासभा का। अभी हमने बात की थी कि UNO का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और UNO में कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था पहले, जिसमें इसके चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे, तो 50 देशों ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था कब की गई थी, तो 1958 के जन प्रतिनिधित्व कानून द्वारा। अगला देखते हैं, किस आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग बनाने की सुझाव दिया था, तो ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है, सभी को पता होगा। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, ठीक है। और इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति ने ही पंचायतों के त्रिस्तरीय मॉडल की सिफारिश की थी, ठीक है, जो हमारे यहाँ अभी पंचायतों में अपनाया भी गया है। सबसे नीचे ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला समिति, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत का मॉडल। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है, किसमें कहा गया है, आर्टिकल 200 में। कौटिल्य के योगक्षेम सिद्धांत का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है अच्छा प्रशासन। आर्टिकल 368,
ठीक है, संविधान संशोधन से संबंधित है। इसमें कब संशोधन किया गया है? तो दोस्तों इसमें केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा, जिसमें राष्ट्रपति को संविधान संशोधन पर सहमति देने को बाध्य कर दिया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया कि अब अगर संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक है और वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। और दूसरी बात इसमें क्या कही गई थी कि संसद संविधान में किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, FR यानी कि फंडामेंटल राइट्स, या फिर मौलिक अधिकारों में भी। ठीक है, मौलिक अधिकारों में भी। ये उसी समय की बात है दोस्तों जब ये विवाद चल रहा था कि सरकार मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है। उसी समय सरकार ये संशोधन लेकर आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि अब संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, चाहे वो मूली अधिकार क्यों ना हो। ठीक है, मूल अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकती है या संशोधन कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीकर का निर्णायक मत। स्पीकर आपको पता ही है दोस्तों कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए सदन में जब मतदान हो रहा है और ऐसा हो जाए कि 200 वोट पड़े और किसी विधेयक पर टाई हो जाए, यानी कि दोनों तरफ 100-100 विधेयक हो जाए, ठीक, 100-100 मत हो जाए, ठीक है, टाई हो जाए बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में ही स्पीकर वोट देता है, वरना वो सामान्य परिस्थितियों में वोट नहीं देता। अब जाहिर सी बात है, स्पीकर जब अपना ऐसी परिस्थिति में वोट देगा तो मान लीजिए कि ये यस के लिए हो, यस करना हो, और ये नो करना हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि अगर विधेयक को अगर वो नो की तरफ वोट देता है, एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। हाँ, अगर वो नो के लिए वोट करता है तो यहाँ से 101 वोट हो जाएंगे। अगर वो इस तरफ वोट करता है तो यहाँ पे 101 वोट हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे जीत जाएगा। तो इसीलिए इसको निर्णायक मत कहा जाता है, क्योंकि टाई होने की कंडीशन में वो जिसे भी मत देगा अपना, वही क्या होगा, वही पक्ष विजयी हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्पीकर होता है वो केवल निर्णायक मत देता है टाई होने की स्थिति में। टाई यानी कि बराबर मतों की संख्या आने की स्थिति में। और ये निर्णायक मत की व्यवस्था किस में की गई है? तो ये की गई है आर्टिकल 101 में। ठीक है, आर्टिकल 101 में की गई है। अगला देखते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कपोल कल्पना है। मतलब जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, अगर आर्थिक समानता ना हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है, ये कहा है कोल ने। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन दोस्तों अभी UPSC का पेपर में सॉल्व करा रही थी, प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें ये क्वेश्चन देखिए पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ये किसने कहा है? तो ये डिमॉक ने कहा है। इनकी कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनकी किताब है। इसके अलावा द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये मार्शल डिमॉक की 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, इन्हें याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है। ये किसने कहा है? ये कहा है ऑस्टिन ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला वन लाइनर। राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीच में स्थित है, एकदम अतीत और वर्तमान के बीचों बीच। यह कथन किसका है? यह कथन है जेम्स ब्राइस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क्स के श्रम के प्रति उदासीनता के विचार किस पुस्तक में मिलते हैं? तो ये हमें मिलते हैं 1844 में उनके लिखित इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट में। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट में उनके श्रम के प्रति उदासीनता के विचार मिलते हैं, ये हमें याद रखना है। अगला देखते हैं, राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा अगर संप्रभुत्ता के सिद्धांत को तिज्यांजलि दी जाए, यानी कि उसे बिल्कुल हटा दिया जाए। ये किसने कहा है? तो ये कथन है लास्की महोदय का। आगे बढ़ते हैं। तृतीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी और कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गार्नर महोदय का। आगे देखते हैं, लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं, क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है। ये कथन है मैकफर्सन का, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, मार्क्स व एंजल्स की बुक है। मार्क्स और एंजल्स दोनों जो ऐसी बुक जो दोनों ने मिलकर लिखी है, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है।
और इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सी मार्क्स की है और कौन सी एंजल के साथ मिलकर रखी है। तो ये याद रखेंगे, द जर्मन आइडियोलॉजी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और द होली फैमिली, ये तीनों ही किताब मार्क्स और एंजल दोनों ने मिलकर साथ में लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरस्तु ने 150 संविधानों का अध्ययन किया, एक आज भी है उनमें से, कौन सा? एथेंस का संविधान। ठीक है, चलिए। मनुष्य को सोचने से पूर्व खाना चाहिए और खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा, और उत्पादन एक मूल क्रियाकलाप है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं। राय और लेनिन बहस किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो ये औपनिवेशिक प्रश्न के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है A.S. अल्टेकर ने। ये किसने कहा है? A.S. अल्टेकर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा के लिए उत्तरदायित्व तो बताया है, अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है कौटिल्य का। शांति आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये एक नव सामाजिक आंदोलन है। ठीक है, और आर्टिकल 38 में किसको बनाता है? कल्याणकारी राज्य की बात करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, शिक्षा का अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में जीवन के अधिकार में सम्मिलित किया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य है। ठीक है, 1992 में शिक्षा के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार में सम्मिलित बताया था, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 में। ठीक है, कलेक्टर की न्यायिक शक्तियाँ कहाँ बताई गई हैं? तो आर्टिकल 50 में ये बताई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वीटो, पूर्ण वीटो का क्या मतलब है? यहाँ पे वीटो की देखिए बताया गया है कि वीटो सशर्त वीटो, निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो, और हमें देखना है कि इसका क्या अर्थ है। तो पूर्ण वीटो का अर्थ होता है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों को नहीं कहने की शक्ति। पूर्ण वीटो का मतलब है कि पूरी तरीके से विधेयक को नकार देने की शक्ति। सशर्त वीटो का क्या मतलब है? इसका मतलब है यदि सदनों द्वारा विधेयक को पुनः पारित किया जाता है, मतलब दोबारा से पारित किया गया है, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमोदन नहीं रोक सकता। यानी कि एक बार तो वो लौटा सकता है, अगर दोबारा सदन उसे पास करके भेज देता है तो वो उसे नहीं लौटा सकता। ये है सशर्त वीटो। तीसरा है निलंबन वीटो। जब एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो इसे निलंबन वीटो कहा जाता है। और पॉकेट वीटो क्या है? जब राष्ट्रपति बिना किसी समय सीमा के अनुमति दे सकते हैं या उसे अस्वीकार भी कर सकते हैं, यानी कि उसे एक तरीके से अपने पॉकेट में रख लेते हैं, उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। संसद सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है यदि वह गायब रहता है, यानी कि अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक? 60 दिन तक। इम्पॉर्टेंट है। भारत का सुप्रीम कोर्ट अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए सुप्रीम कोर्ट बन गया। ये किसका कथन है? तो ये उपेंद्र बख्शी का कथन है। उसके बाद देखते हैं 1916 में लखनऊ अधिवेशन में NIC का अध्यक्ष कौन था? NIC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन का अध्यक्ष कौन था? तो AC मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में। कौन थे इसके संस्थापक? तो AO ह्यूम थे। AO ह्यूम थे। ठीक है, और पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आज के वीडियो का लास्ट वन लाइनर। साल्ट संधि कब हुई है दोस्तों? तो साल्ट की 2 संधियाँ हुई हैं। पहली संधि हुई है 1972 में और दूसरी संधि हुई है 1979 में, 1979 में। तो आपको ध्यान रखना है, साल्ट 1 1972 में और साल्ट 2 1979 में। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज का क्लास का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ते रहिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों।